हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेके। और दोस्तों, ये जो आज की स्टोरी है ये काफ़ी आपको सुनने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। प्लस स्टोरी के लास्ट में आपको कुछ सीखने को मिलेगा जो सुनकर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इसमें आपको ये भी पता चलेगा कोई भी व्यक्ति अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से, कॉमन सेंस से कि अपने जीवन में कुछ ना कुछ हासिल कर सकता है। तो दोस्तों, ये और जो हमारी आज की कहानी है उसका टाइटल है द 10th मैन, मतलब कि 10वां आदमी। ये इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और दोस्तों, मैं इसे करूँगा हिंदी में ट्रांसलेट। और ट्रांसलेशन के अलावा यहाँ पर मैं आपको हर वर्ड की मीनिंग बताऊँगा। और सिर्फ वर्ड मीनिंग ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर हम ग्रामर का जो बिल्कुल बेसिक से जो है उसको बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। हर लाइन को मैं इसको अच्छे से ट्रांसलेट करूँगा, आपको हर चीज़ की मीनिंग बताऊँगा। उसके अलावा जो प्रोनाउंसिएशन है मैं उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस स्टोरी को शुरू करते हैं। और आपसे बस ये रिक्वेस्ट है कि आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुनें ताकि आप इसको बिल्कुल अच्छे से इसको समझ सकें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सोहन वॉज एन एजुकेटेड बट अनएम्प्लॉयड मैन। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, एजुकेटेड का मतलब होता है शिक्षित और अनएम्प्लॉयड का मतलब होता है बेरोजगार। सोहन वॉज एन एजुकेटेड बट अनएम्प्लॉयड मैन, मतलब कि जो सोहन था वो एक शिक्षित लेकिन एक बेरोजगार आदमी था। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब भी हम कोई भी नाउन, जैसे ये जो वर्ड है एजुकेटेड, ये एक नाउन है। यदि कोई भी नाउन और या फिर एडजेक्टिव ऐसा आता है, कोई भी नाउन जिसकी शुरुआत में कोई भी वाउल साउंड होता है, ए ई आई ओ यू या फिर इस तरह का साउंड आता है, तो वहाँ पर एन लगाना होता है। और यदि ऐसा नहीं होता है तो वहाँ पर ए लगाते हैं। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? सोहन वॉज एन एजुकेटेड बट अनएम्प्लॉयड मैन। सोहन एक पढ़ा लिखा मतलब शिक्षित लेकिन एक बेरोजगार आदमी था। चलिए आगे देखिए। ही वॉन्टेड टू डू सम वर्क। वांट का मतलब होता है चाहना, और ये सेकंड फॉर्म है। और दोस्तों, ये जो स्टोरी है ये पास्ट के अंदर स्टोरी है। और जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट में कुछ वाक्य बनाते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट के अंदर अफर्मेटिव वाक्य होने पर सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं ये वांट की सेकंड फॉर्म है वांटेड, और इसके साथ दूसरी वर्ब है डू मतलब करना। तो यहाँ पर आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जिसके अंदर दो वर्बों का प्रयोग होता है, तो पहली वर्ब के बाद जो आप दूसरी वर्ब का प्रयोग करेंगे उससे पहले आपको टू लगाना है, और टू के बाद आपको हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है। तो आप इन चीज़ों को याद रखें। तो क्या मतलब हुआ? ही वॉन्टेड टू डू सम वर्क। वह कोई काम, सम वर्क मतलब कोई काम, वह कोई काम करना चाहता था। तो वॉन्ट मतलब चाहना, डू मतलब करना। तो ये लाइन क्या हो गई? ही वॉन्टेड टू डू सम वर्क, वह कोई काम करना चाहता था। सो इसलिए वन डे, एक दिन, ही डिसाइडेड, डिसाइड का मतलब होता है निर्णय करना, किसी चीज़ का फैसला करना, और ये भी सेकंड फॉर्म है। यहाँ पर आपको इस कहानी में कई सारी सेकंड फॉर्म सीखने को मिलेंगी। क्या मतलब हुआ? सो इसलिए वन डे, एक दिन, ही डिसाइडेड टू वेट फॉर द किंग एट द पैलेस गेट। क्या मतलब हुआ? ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, निर्णय किया, टू वेट इंतज़ार करने का, फॉर द किंग राजा का, एट द पैलेस गेट, पैलेस का मतलब महल, मतलब उसने महल के गेट पर राजा का इंतज़ार करने का इरादा किया, या कह सकते हैं निर्णय किया। ही थॉट, ये दोस्तों ये थिंक की सेकंड फॉर्म है, और इसको थॉट पढ़ना है जिसका मतलब होता है सोचना या फिर लगना, और ये थिंक की सेकंड फॉर्म है। क्या मतलब हुआ? ही थॉट, उसने सोचा, दैट की ही वुड टॉक टू हिम, कि वह उनसे बात करेगा। ही मतलब राजा के लिए हो रहा है। ही वुड टॉक टू हिम अबाउट द जॉब, मतलब कि नौकरी के बारे में। सो इसलिए नेक्स्ट डे, अगले दिन, सोहन वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड द पैलेस गेट। जो सोहन था वो खड़ा हो गया या खड़ा था। सोहन वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड मतलब कि बाहर, कहाँ, किसके बाहर? आउटसाइड द पैलेस गेट, मतलब कि महल के गेट के बाहर सोहन खड़ा था अगले दिन। एंड वेटिंग, और इंतज़ार कर रहा था, फॉर द किंग, और इंतज़ार कर रहा था, किसका इंतज़ार कर रहा था? राजा का इंतज़ार कर रहा था। चलिए दोस्तों आगे देखिए, आगे देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। उस व्यक्ति को नौकरी मिलती है नहीं, ये हमें आगे पता चलेगा। टू पास हिज
टाइम। देखिए दोस्तों, पास का मतलब सफल होना भी होता है, उत्तीर्ण होना होता है, और पास का मतलब समय को व्यतीत करना भी होता है। तो यहाँ पर इसका मतलब है समय को व्यतीत करना। टू पास हिज टाइम मतलब अपने समय को काटने के लिए कह सकते हैं अपनी आम भाषा में। टू पास हिज टाइम अपने समय को काटने के लिए या व्यतीत करने के लिए। ही स्टार्टेड काउंटिंग, स्टार्ट मतलब शुरू कर देना, काउंट मतलब गिनना। ही स्टार्टेड काउंटिंग, वो गिनने लगा। क्या गिनने लगा? ही स्टार्टेड काउंटिंग द पीपल, वो लोगों को गिनने लगा। हु वेंट इन थ्रू द गेट। देखिए ये जो हु है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब भी हम किसी व्यक्ति को रिलेट करना चाहते हैं तो हु का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब हुआ, इस लाइन को मैं फिर से पढ़ देता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। ही स्टार्टेड काउंटिंग द पीपल, वो लोगों को गिनने लगा। हु वेंट इन थ्रू द गेट, जो मतलब कि जा रहे थे। हु वेंट इन, जो अंदर गए, इनका मतलब अंदर। हु वेंट इन थ्रू द गेट मतलब जो गेट के माध्यम से, या जो कह सकते हैं जो गेट से अंदर गए, वो उन लोगों को गिन रहा था। चलिए आगे देखिए। थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट का मतलब होता है पूरा। तो इस शब्द का क्या मतलब आप इसे नोट कर सकते हैं। थ्रू आउट द डे मतलब कि पूरा दिन। दोस्तों ये जो वर्ड है थ्रू आउट, आप इसको यूज़ करके कई सारे वाक्य बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है पूरा साल, तो आप क्या कह सकते हैं, थ्रू आउट द ईयर। मान लीजिए आप कहना चाहते हैं पूरा महीना, तो आप कह सकते हैं थ्रू आउट द मंथ। आप कहना चाहते हैं तो पूरा हफ्ता, तो आप कह सकते हैं थ्रू आउट द वीक। तो आपको थ्रू आउट का प्रयोग करके कई वाक्य बना सकते हैं। तो क्या मतलब हुआ, थ्रू आउट द डे मतलब कि पूरे दिन। ही काउंटेड, उसने गिने 10 स्ट्रेंजर्स गोइंग इन। 10 मतलब 10 स्ट्रेंजर्स। दोस्तों स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी। तो उसने क्या करा, ही काउंटेड, उसने गिने 10 स्ट्रेंजर्स मतलब 10 अजनबियों को गिना उसने। गोइंग इन मतलब कि जो अंदर जा रहे हैं। चलिए आगे देखिए, आगे क्या होता है, आगे पढ़ते हैं। बाय इवनिंग मतलब कि शाम तक। और दोस्तों ये जो बाय, इसका मतलब यहाँ पर है तक, और बाय के कई मतलब होते हैं, द्वारा भी होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है तक। तो आप इन चीज़ों को भी याद करें। बाय इवनिंग मतलब कि शाम तक। 9 ऑफ देम हैड कम आउट। 9 ऑफ देम मतलब क्या हुआ, 9 उनमें से 9 मतलब ये जो दैम है उनके लिए यूज़ हो रहा है, ग्रुप के लिए। तो क्या मतलब हुआ, 9 ऑफ देम हैड कम आउट, उनमें से 9 वापस आ गए थे। मतलब सॉरी, हैड कम आउट बाहर आ गए थे। बाहर, कम आउट मतलब बाहर आना। तो इसका क्या मतलब हुआ इस लाइन का, बाय इवनिंग शाम तक 9 ऑफ देम हैड कम आउट, उनमें से 9 बाहर आ गए थे। चलिए आगे देखिए, आगे क्या होता है। यहाँ पर आप इस दृश्य को देख सकते हैं। यहाँ ये राजा साहब हैं और यहाँ पर वो सोहन है, शायद वो उनसे बात कर रहे हैं नौकरी के बारे में। चलिए आगे देखिए। व्हेन द किंग केम आउट। दोस्तों ये कम की सेकंड फॉर्म है, आप इसे नोट कर सकते हैं कि ये इसका मतलब होता है आना। व्हेन द किंग केम आउट, जब राजा जो था बाहर आया। ऑफ द पैलेस गेट मतलब कि महल के गेट के बाहर आया। सोहन आस्क्ड फॉर अ जॉब। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। आपने इस वर्ड को कई बार सुना होगा, आस्क का मतलब पूछना होता है, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब आस्क के साथ फॉर जुड़ जाएगा, आप इस चीज़ को नोट कर लें। आस्क के साथ यदि फॉर जुड़ जाएगा तो उसका मतलब पूछना नहीं होता, उसका मतलब होता है कुछ मांगना। तो यहाँ पर इसका मतलब है मांगना, और ये सेकंड फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ, सोहन आस्क्ड फॉर अ जॉब, सोहन ने नौकरी के लिए कहा या फिर नौकरी मांगी, बट लेकिन अनफॉर्चुनेटली एडवर्ब है, जिसका मतलब होता है बदकिस्मती से, या कह सकते हैं दुर्भाग्य से। द, और ये एक एडवर्ब है। द किंग सैड नो, राजा ने नो कहा, मतलब राजा ने ना कह दी। टू हिम, उसको। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसने राजा से बोला नौकरी के लिए, लेकिन जो राजा थे उन्होंने उसे मना कर दिया। चलिए आगे देखिए। देन, फिर सोहन मैंशनड दैट। देखिए मेंशन का मतलब होता है किसी चीज़ का उल्लेख करना। तो सोहन ने उल्लेख किया दैट की ओनली 9 आउट ऑफ 10 मतलब कि सिर्फ 10 में से 9 9 आउट ऑफ 10 स्ट्रेंजर्स मतलब कि अजनबी हैड कम आउट, अब बाहर आए थे, ऑफ द पैलेस मतलब कि महल से। ऐसा उसने उल्लेख किया कि 10 में से सिर्फ 9 ही जो अजनबी थे वो बाहर आए थे पैलेस से, मतलब महल से। एट वंस द किंग ऑर्डर्ड, एट वंस मतलब उसी समय जो राजा थे, ऑर्डर उन्होंने आदेश दिया। हिज सोल्जर्स मतलब अपने सोल्जर्स को, अपने सिपाहियों को आदेश दिया। टू सर्च ढूंढने का आदेश दिया। फॉर द मैन मतलब उस आदमी के लिए। द मैन वॉज फाउंड हाइडिंग, जो व्यक्ति था वो पाया गया। दोस्तों ये जो वाक्य आप इसे नोट कर सकते हैं, ये
पैसिव वॉइस का पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, क्योंकि जब भी वॉज वर्ग के बाद थर्ड फॉर्म आएगी तो वो पैसिव वॉइस का टेंस होता है, और वो ये जब भी वॉज वर्ग के बाद थर्ड फॉर्म आएगी तो पैसिव वॉइस का पास्ट इंडेफिनिट का टेंस होता है। तो क्या मतलब हुआ, द मैन वॉज फाउंड हाइडिंग, जो आदमी था उस वो पाया गया, छुपा हुआ पाया गया, वॉज फाउंड हाइडिंग इन द किंग्स चैम्बर, राजा के चैम्बर में उसे छुपा हुआ पाया गया। ही वॉज एन एनिमी स्पाई, स्पाई का मतलब होता है जासूस, और एनिमी मतलब दुश्मन। तो क्या मतलब हुआ, ही वॉज एन एनिमी स्पाई, मतलब वो एक दुश्मन जासूस था, या कह सकते हैं वे दुश्मन का जासूस था। हु हैड कम, जो आया था, टू किल द किंग, राजा को मारने, राजा की, जो आया था राजा की हत्या करने। चलिए आगे देखिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी विथ सोहन, जो राजा था वो बहुत ज़्यादा खुश था, किससे, सोहन से। अब देखिए यहाँ पर जो ये वर्ड आप देखें विद, नॉर्मली आपको इसका मतलब होगा, आपको पता होगा विद का मतलब साथ होता है, लेकिन ये कंजक्शन है तो कई बार इसका मतलब बदल भी जाता है। तो यहाँ पर ये विद का मतलब साथ नहीं है, यहाँ पर है से। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, द किंग वॉज वेरी हैप्पी विद सोहन, जो राजा था वो सोहन से बहुत खुश था। एंड मेड हिम हिज ऑन बॉडीगार्ड, और उसने उससे अपना खुद का अंगरक्षक बना दिया, बॉडीगार्ड। तो दोस्तों जैसा आपने देखा, ये जो कहानी का जो एंड था वो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि हमारे जो कहानी का जो ये जो किरदार है सोहन, ये बेरोज़गार था, वो राजा जी के पास गया और नौकरी के लिए, लेकिन राजा ने उसको कोई नौकरी नहीं दी, लेकिन उसने अपने दिमाग से उसने लोगों को गिना, और वो उसका जो दिमाग था, जो उसकी एक कॉमन सेंस थी, वो उसके काम आई, जिसकी वजह से राजा ने उसको उस बात पर खुश होकर उसे एक नौकरी दे दी। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा ही अपने आसपास की चीज़ों के प्रति भी सजग रहना चाहिए। तो दोस्तों यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।